नमस्कार। आओ किताब पढ़ें में आज हम पढ़ेंगे नेहरू मिथक और सत्य। ये संवाद प्रकाशन से छपी है और पीयूष बवेले ने इसको लिखा है। 300 रुपए की किताब है और इस किताब में 8 खंड हैं और 430 पेज की ये किताब है और 45 अध्यायों में इसको समेटा गया है। पहला खंड राष्ट्र के बारे में बात करता है, दूसरा खंड जम्मू कश्मीर के बारे में, तीसरा खंड सांप्रदायिकता के बारे में और पांचवा खंड राष्ट्र निर्माण के बारे में, छठा खंड समकालीन जो व्यक्तित्व थे उनके बारे में और सातवां खंड भारत चीन युद्ध के बारे में और आठवां खंड जो है वो योगी नेहरू और नियति की बाहों में इस तरह बात करता है। किताब के पिछले पेज पर जैसा कि लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू की जीवन कथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण की एक विराट गाथा है। सदियों की टूटन और विदेशी गुलामी के बाद भारत को जिन विचारों ने अपने पांवों पर खड़ा किया और उसकी आजादी को सुनिश्चित किया, उसकी आधुनिकता और विकास को ठोस राह दी, वे जवाहरलाल नेहरू के विचार थे। इन विचारों पर मानव मुक्ति की वैश्विक परंपरा और भारतीय चिंतन का गहरा प्रभाव था। उनके जीवन संघर्ष ने उनके विचारों को आकार दिया था। भारत के प्रति उनके गहरे समर्पण और प्रेम ने इन विचारों को शक्ति दी थी। यह सचमुच दुखद है कि नेहरू को लेकर झूठ और विभ्रम का ऐसा विराट अंबार देखते देखते खड़ा कर दिया गया है। यह पुस्तक इतिहास को विकृत करने के ऐसे प्रयासों का एक ठोस तथ्यात्मक प्रतिवाद है। ये किताब जो है, इस किताब में बहुत सारे अध्याय हैं और उसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि किताब जैसा कि दावा करती है कि इतिहास को विकृत करने का जो प्रयास है, खासतौर पे नेहरू को बदनाम करने का जो एक पूरा आईटी सेल का प्रयास है, इस देश में एक व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से नेहरू के खिलाफ बातों को गढ़ा गया है, उन सब चीजों के बारे में ये किताब बात करती है। आजादी के आंदोलन की बात करती है, भारत माता की जय, राष्ट्रवाद, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय चुनाव, राष्ट्रभाषा, इन सब के बारे में नेहरू क्या कर रहे थे, उनके विचार क्या थे, वो ये किताब बताती है। जम्मू कश्मीर को लेकर के नेहरू जी को बहुत गरियाया जाता है और ये कहा जाता है कि कश्मीर की जो समस्या है वो नेहरू जी की देन है। लेकिन ये जो इस किताब का दूसरा खंड है वो कहता है कि नेहरू नहीं होते तो कश्मीर भी नहीं होता। कश्मीर में ब्रिटेन और अमेरिका का जो खेल था उसके बारे में बात करते हैं। कश्मीर में जनमत संग्रह की ढाल, धारा 370, इन सब चीजों के बारे में भी ये किताब बात करती है। सांप्रदायिकता के बारे में, नेहरू पार्क में शाखा, संघ में गांधी, भीड़ में नेहरू, नेहरू और आरएसएस गांधी के बाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद, अयोध्या मामले पर नेहरू, गोहत्या, नरहत्या न बन जाए, इन चीजों पर भी किताब में बातें होती है। राष्ट्र निर्माण पर किताब भारत माता भूखी है, अन्न, आत्मनिर्भरता, पहली पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बांध परियोजनाएं और पहला संविधान संशोधन, जमींदारी की पैरोकार और अभिव्यक्ति का मुखौटा, इस पर बात करती है। समकालीन जो नेहरू के लोग थे उन पर ये किताब कहती है कि भगत सिंह पर नेहरू क्या सोचते थे, नेहरू और सुभाष के रिश्ते कैसे थे, पटेल और नेहरू के बीच में क्या चीजें चल रही थी और भारत चीन युद्ध के वक्त में चीन के हमले से पहले नेहरू क्या सोचते थे और चीन का हमला क्यों हुआ उसके बारे में भी, और अंत में नेहरू जी का जो अंतिम समय था उसके बारे में भी ये किताब बात करती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस किताब में से हम पढ़ेंगे, खास तौर पे नेहरू और कश्मीर को लेकर के। किताब का 10वां अध्याय है कि नेहरू न होते तो कश्मीर न होता। मार्च 1948 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा, सीमा पार के हमारे विरोधी कह रहे हैं कि ये हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है। हम कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की मदद करने के लिए वहां गए हैं। कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी हमारे साथ नहीं है। इससे ज्यादा सभी झूठ और क्या हो सकता है।
हम वहाँ कश्मीर के महाराजा के न्योते पर भी नहीं जाते अगर उस न्योते को वहाँ की जनता के नेताओं की सहमति हासिल नहीं होती। मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सेनाओं ने वहाँ अदम्य बहादुरी का परिचय दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी सेनाओं को कामयाबी नहीं मिली होती अगर उन्हें कश्मीर के लोगों की मदद और सहयोग न मिलता। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा जिसका जिक्र छेड़ते ही नेहरू पर आरोपों की बौछार शुरू हो जाती है। पहला आरोप लगता है कि जब देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे तो नेहरू ने कश्मीर का मामला अपने हाथ में क्यों लिया। आरोप के समर्थन में दलील दी जाएगी कि वे कश्मीरी पंडित थे, इसलिए उन्हें कश्मीर से भावनात्मक लगाव था। इसी चक्कर में उन्होंने ये मुद्दा अपने हाथ में लिया और सब गुड़ गोबर कर दिया। दूसरा आरोप लगता है कि चलो मुद्दा अपने हाथ में ले भी लिया तो मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की क्या जरूरत थी और जनमत संग्रह की बात कहां से ले आए। तीसरा आरोप लगेगा कि इतना सब करके ही नेहरू को चैन न मिला जो कश्मीर के लिए धारा 370 बना गए। वैसे सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन नेहरू के आलोचक मुख्य रूप से इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द उन्हें घेरते हैं और बहस के अंत में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कश्मीर की मौजूदा समस्या के लिए संपूर्ण रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार हैं। खैर, आरोपों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें समझने के लिए बात को शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। तो बात यहाँ से शुरू होगी कि आखिर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इस आधार पे हुआ कि हिंदू बहुल इलाके भारत में रहेंगे और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो फिर मुस्लिम बहुल कश्मीर आखिर किस तरह भारत में आया होगा। उस समय जबरन किसी राज्य पर कब्जे का सवाल नहीं था, क्योंकि विभाजन की भूमिका अंग्रेज राज में ही तय हो रही थी और दोनों ही पक्षों को नियम कायदों से बंधना था। भारतीय पक्ष पर नियम कायदों का बंधन इसलिए भी ज्यादा होना था क्योंकि उसके नेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी पूरी लड़ाई नैतिकता के बल पर लड़ी थी, इसलिए भारतीय नेतृत्व के लिए अनैतिकता के साथ खड़ा होना मुश्किल के साथ शर्मनाक भी हो सकता था। तो मुस्लिम बहुल कश्मीर किस सिद्धांत के तहत भारत में आया? क्या वह इसलिए आया कि वहां के हिंदू राजा हरि सिंह भारत में आना चाहते थे? कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, लेकिन हरि सिंह तो कबायली हमला होने से पहले तक आजादी पर ही अड़े हुए थे, और मान लीजिए कि वे आना चाहते भी तो उन्हें कैसे इसका हक मिल जाता, जबकि उसी समय जूनागढ़ और हैदराबाद के मुस्लिम शासकों की पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा को खारिज कर दिया गया था। हैदराबाद और जूनागढ़ के शासकों की मांग इसी आधार पर खारिज की गई थी कि वहां की बहुसंख्यक हिंदू आबादी भारत के साथ रहना चाहती है। ऐसे में राजा की जगह प्रजा के विचार को ज्यादा महत्व दिया जाना था। दूसरी तरफ बंगाल और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य थे, इन राज्यों को हिंदू और मुस्लिम आबादी के वजन के हिसाब से 2-2 हिस्सों में बांट दिया गया था। मुस्लिम बहुल हिस्सा पाकिस्तान बना और हिंदू बहुल हिस्सा भारत में शामिल हो गया। तो क्या ये बात कश्मीर में नहीं हो सकती थी? कश्मीर भी तो दोनों देशों के बीच था। यहाँ भी हो सकता था कि हिंदू बहुल जम्मू और बौद्ध बहुल लद्दाख भारत में आ जाते और कश्मीर का इलाका मुस्लिम बहुल होने के कारण पाकिस्तान में चला जाता। लेकिन विभाजन के समय अपनाए गए ये दोनों नियम जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हुए। न तो वह पूरा ही पाकिस्तान में गया और न ही उसका मुस्लिम बहुल हिस्सा। और यह सब तब हुआ जब कश्मीर का भारतीय भूभाग से सड़क और रेल संपर्क न के बराबर था, जबकि भारतीय भूभाग से संपर्क कहीं बेहतर था। इसके बावजूद पूरा का पूरा कश्मीर भारत के साथ आया। ये बात अलग है कि बाद में पाकिस्तान ने कबायली हमला किया और जबरन कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे भारत आज तक मान्यता नहीं देता। लेकिन जम्मू कश्मीर का मुख्य हिस्सा, खासकर कश्मीर घाटी, भारत में ही बनी रही। ये कड़वी भूमिका इसलिए सामने रखनी पड़ी ताकि समझा जा सके कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कश्मीर भारत में ऐसे ही नहीं आ गया। उसे शामिल करने के लिए लंबी कूटनीतिक लड़ाई लड़ी गई, एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत के विभाजन के दोनों मूल सिद्धांतों को कश्मीर के मामले में बेअसर कर दिया और कश्मीर का भारत में विलय हो गया। इस कूटनीतिक लड़ाई के चाणक्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के नेतृत्व को पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ खड़ा कर दिखाया। इसलिए जब कबायली हमले के समय राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय का समझौता किया, तो ठीक उसी समय कश्मीर की जनता की लोकप्रिय नेता की हैसियत से शेख अब्दुल्ला ने भी भारत में विलय स्वीकार किया और वे कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने। जो काम सांप्रदायिकता के चरम उभार और भौगोलिक परिस्थितियों के चलते सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में नहीं कर पाए, यानी वहां के सेकुलर ताने बाने को नहीं बचा सके, उस काम को कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती ने कर दिखाया। 29 सितंबर 1949 को नेहरू के प्रयासों से कश्मीर के राजा हरि सिंह के जेल से आजाद होने के बाद शेख अब्दुल्ला ने एक भाषण में कहा, पाकिस्तान के नारे में कभी मेरा विश्वास नहीं रहा, फिर भी आज पाकिस्तान एक वास्तविकता है।
मैं भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का अध्यक्ष हूं और उसकी नीति स्पष्ट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे उत्तम मित्र हैं और मुझे गांधी जी के प्रति सच्चा पूज्य भाव है। यह भी सत्य है कि कांग्रेस ने प्रदेश कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में हमारे आंदोलन की बड़ी मदद की है, परंतु इन सब बातों के बावजूद मेरा निजी विश्वास दोनों में से किसी एक देश के पक्ष में स्वतंत्र निर्णय करने के मार्ग में बाधक नहीं बनेगा। भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का हमारा चुनाव जम्मू और कश्मीर में रहने वाले 40 लाख लोगों की भलाई पर आधारित होगा और यदि हम पाकिस्तान में मिल गए तो भी हम 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को नहीं मानेंगे जिसने इतना अधिक जहर फैलाया है। शेख अब्दुल्ला का ये बयान महीन कूटनीति से भरा है। वे ये तो मान रहे हैं कि कश्मीर की जनता को भारत या पाक में से एक को चुनने का अधिकार है, लेकिन साथ ही जाहिर कर रहे हैं कि वे गांधी और नेहरू के साथ हैं। इससे बढ़कर वे ये कह रहे हैं कि 2 राष्ट्रों के सिद्धांत में उनका यकीन नहीं है। जिस आदमी को 2 राष्ट्रों के सिद्धांत में यकीन ही नहीं है, वह इसी सिद्धांत पर बने पाकिस्तान के साथ कैसे जा सकता है। तो ये एक अंश था इस किताब का, नेहरू मिथक और सत्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्णयों, उनके शासन और उनके सिद्धांतों और उनके असूलों को अगर समझना है तो मुझे लगता है कि पीयूष बबेले की ये जो किताब है नेहरू मिथक और सत्य, ये जरूर पढ़ी जानी चाहिए।